आज की कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि हवस और लालच जब एक साथ मिलते हैं तो इंसान से कुछ भी करवा सकता है। क्या सही है क्या गलत है इंसान समझ नहीं पाता है। अंत में उसका खामियाजा खुद तो भुगतता ही है, बल्कि उसके साथ दो चार लोग और हो जाते हैं। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। क्या है पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह है दिल्ली में नजरबंद के अंतर्गत एक थाना लगता है, बाबा हरदास नगर। यहीं पर एक परिवार रहता है। उस परिवार में दो भाई हैं। जो बड़ा भाई है जिसका नाम दीपक है, छोटे भाई का नाम रवि है। बड़े भाई की पत्नी जिसका नाम सीमा है। छोटे भाई की जो पत्नी है वो कुछ दिन पहले उसकी शादी हुई थी और उसकी पत्नी उसे छोड़ करके चली गई, क्योंकि कुछ अनबन हो गए थे जिसकी वजह से वो छोड़कर चली गई। अब घर में दो भाई और एक पत्नी रहती है, यानी रवि की भाभी रहती है। और ये लोग फसल उगाते थे और दिल्ली मार्केट में ले जाकर के बेचा करते थे। उससे अच्छा खासा मुनाफा मिलता था जिससे घर का खर्च चलाया करते थे। समय अच्छे से बीत रहा होता है। रवि और दीपक की एक बहन थी जिसकी शादी अभी ये लोग फरवरी में किए थे। तो 24 मार्च 2024 को होली थी, तो होली को बिताने के लिए जो बहन है वो घर पर आती है 24 मार्च को। क्योंकि हमारी तरफ काफी लोग मानते हैं कि कोई भी लड़की अगर शादी होती है तो पहली होली मायके में ही बिताया जाता है। इसी तरीके से रवि की जो बहन है वो भी पहली होली मनाने के लिए अपने मायके आ जाती है। 24 मार्च 2024 को आती है, होलिका दहन होता है। 25 को होली, 26 को भी होली है। तो जब घर पे आती है तो देखती है कि उसके बड़े भाई दीपक है और उसकी भाभी सीमा है, और रवि भाई जो छोटा है वो दिख नहीं रहा है। तो वो अपने भाभी सीमा से बोलती है कि छोटा भाई रवि कहाँ पर है, दिख नहीं रहा है। तो वो बोलती है कि कहीं पर गए होंगे, हमें पता नहीं है। जबकि वो बहन है जो है देखती है कि रवि स्टेटस लगा रखा है होली की शुभकामनाएं, लेकिन बहन को अपने होली की शुभकामनाएं नहीं दिया है। वो सोचती है कि आखिर मेरा भाई मुझे होली की शुभकामनाएं क्यों नहीं दिया। और जो बहन है रवि को मैसेज करती है, लेकिन रवि कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। वो सोचती है कि आखिर हुआ क्या, मेरा भाई मेरे को रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है और घर पे भी नहीं आ रहा है, आखिर गया कहाँ पर। पूछती है सभी से, लेकिन सब लोग बताते हैं कि कहीं गया होगा घूमने। तो स्टेटस भी लगा रहा था। तो बहन सोचती है कि स्टेटस लगा रहा है और मुझसे मिल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, शायद गुस्सा हो गया है। चलो कोई बात नहीं है। इधर होली बीतती है और 27 तारीख को, 27 मार्च 2024 को जो बहन है अपने ससुराल फिर से चली जाती है। आखिरकार जब ससुराल चली जाती है तो भी फोन लगाती है कई बार अपने भाई रवि के पास, लेकिन रवि जो है फोन उठाता ही नहीं है। धीरे धीरे 2-4 दिन और बीतते हैं। जब फोन नहीं उठता है तो एक दिन और फोन लगाती है तो उसका फोन स्विच ऑफ आने लगता है, यानी रवि का फोन स्विच ऑफ आने लगता है। धीरे धीरे 5 से 6 दिन और बीतते हैं। जो बहन है रवि की वो लगाती है लगातार, लेकिन फोन जो है स्विच ऑफ आता है। तो जो रवि की बहन है सोचती है कि आखिर मेरा भाई रवि गया कहाँ पर। अपनी भाभी सीमा से बोलती है कि सीमा भाभी, तुम्हें बताया भी नहीं क्या कहाँ पर गया है। आखिर वो न तो फोन उठा रहा है, पहले तो उठा नहीं रहा था, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो सीमा भी बोलती है कि पता नहीं कहाँ पर गया। और फिर जो बहन है रवि की वो बोलती है कि ऐसे कैसे बोल रही हो कि पता नहीं कहाँ गया। आखिर मेरा भाई इतने दिन से दिख नहीं रहा, धीरे धीरे 10 दिन हो गया और तुम बोल रही हो कि पता नहीं कहाँ गया। तो सीमा बोलती है कि अपने ननद से बोलती है कि देखिए वो 5-6 दिन से नहीं बल्कि 5 मार्च से ही गायब है। तो बहन जो है और घबरा जाती है कि बताओ, मैं तो 20 तारीख को मुझे पता चल रहा है, मतलब इधर 24 तारीख को होली पर पता चल रहा है, मैं घर ना आती तो मुझे वो भी नहीं पता चलता मेरा भाई कहाँ पर है। और ये बता रही है कि 5 तारीख से गायब है, आखिर गया कहाँ पर, गई कहाँ मेरा भाई जो है, गया कहाँ पर। जो रवि की बहन है वो फिर से अपने मायके आती है और अपने भाभी से मिलती है, और भाभी के साथ वो जाती है पुलिस स्टेशन।
पुलिस स्टेशन जाती है और गुमशुदगी दर्ज कराती है। बोलती है मेरा भाई जो है 5 तारीख से ही घर से निकला है। और वो भी बताती है, सीमा जो है बताती है कि मेरा देवर 5 तारीख से घर से निकला है और स्टेटस लगा रहा था, फोन लग रहा था लेकिन उठा नहीं रहा था। लेकिन अब तो बिल्कुल भी उसका न तो स्टेटस लग रहा है और फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आखिर गया कहाँ पर? पुलिस सोचती है कि कहीं गया होगा, बाहर चला गया होगा, मुंबई सूरत चला गया होगा। वो भी टारा बहाना कर देती है, गुमशुदगी तो लिख लेती है लेकिन कोई गंभीरता से काम नहीं लेती है। अब बहन जो है उससे रहा नहीं जा रहा है, उसे अंदर अंदर ऐसा लग रहा है कि मेरे भाई को लगता है कुछ हो गया है। रवि की बहन बार बार थाने जाती है और पुलिस को बोलती कि साहब क्या हुआ, आप लोग कार्रवाई कर रहे हो या नहीं, कुछ भाई का मेरे पता चला या नहीं चला। अब जब बार बार जाती है बहन तो पुलिस थोड़ा सीरियस लेती है। अब पुलिस जो रवि है उसके घर जाती है, पूछताछ करती है कि किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं था, किसी से कोई प्रॉब्लम, कोई अफेयर इस तरीके का प्रॉब्लम तो नहीं था। अब पुलिस अलग अलग जगहों पे पता करने लगती है, रवि के रिश्तेदारों से पता करने लगती है कि रवि कैसा इंसान था। तो पता चलता है कि रवि बेहद साधारण इंसान था, उसे किसी से क्या झगड़ा होगा। अलग अलग जगहों पे पता करती है पुलिस, आसपास के जितने लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, उनसे पता करती है, लेकिन रवि का जो पता है कहीं नहीं चलता है। अब पुलिस जो है उसका नंबर लेती है रवि का और कॉल डिटेल चेक करती है, लोकेशन चेक करती है, लेकिन ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। तभी कुछ लोग बताते हैं कि रवि जो है उसका उसके परिवार में ही, यानी उसकी भाभी जो है सीमा, उसी से ज्यादातर झगड़ा हुआ करते थे बीच बीच में। अब जब झगड़े की बात पुलिस समझती है तो अ, लोग भी बताते हैं कि भाभी और देवर में अक्सर लड़ाई होती थी, पैसे की कुछ लेकर के लड़ाइयाँ हुआ करती थी। अब पुलिस जब पैसे वाली बात सुनती है तो सोचती है कि हो सकता है कि कुछ मैटर हो ज्यादा। पुलिस अब सीमा का जो नंबर है, यानी रवि की भाभी सीमा का नंबर लेती है और उसका कॉल डिटेल पुलिस चेक करवाती है। और जब कॉल डिटेल चेक करती है तो पता चलता है कि एक नंबर है जिससे सीमा की लगातार बातें होती हैं, जिसका नाम नीरज सहरावत है। अब पुलिस सोचती है बिना सबूत के न तो सीमा को उठा सकती है, न नीरज सहरावत को, या फिर किसी को भी नहीं। पुलिस अब क्या करती है, सीसीटीवी कैमरे जो पास के होते हैं, सड़क से गली से निकलते हैं, जहां भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं सभी को खंगालना शुरू करती है। तो पता चलता है कि 5 तारीख को नीरज सहरावत इन गलियों से कई बार गुजरा है। अब 5 मार्च को जब नीरज सहरावत के बारे में पता चलता है कि यहाँ से गुजरा है, अब पुलिस नीरज सहरावत को उठा लेती है और थाने लेकर आती है। बोलती है कि क्या तुम रवि के बारे में जानते हो? तो नीरज सहरावत बोलता है कि साहब रवि कौन है मुझे क्या पता। अब जब इतना बोलता है तो पुलिस बोलती है कि तुमने 5 मार्च को रवि को अपने बाइक, अपने 4 चक्का वाहन पे बैठाकर घुमा रहे थे और बोल रहे हो हमें पता ही नहीं है। अब जब इस तरीके से पुलिस पूछती है कि सीसीटीवी कैमरे में सब दिखा है, तो नीरज सहरावत अपने बातों से कट जाता है और उसके हाथ पैर हिलना शुरू हो जाते हैं। आखिरकार वो टूट जाता है। टूटने के बाद वो एक कहानी सुनाना शुरू करता है और जितने लोग उस कहानी को सुनते हैं वो वाकई में सोचने लग जाते हैं कि आखिर इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। नीरज सहरावत बोलता है कि मैं अक्सर इस गांव में जब घूमने आया करता था तो सीमा यहाँ पर दिखती थी। सीमा देखने में बेहद खूबसूरत जब दिखती थी, मैं 4 चक्का वाहन से आता था कुछ काम से इस गांव में, तो सीमा मुझे देख करके मुस्कुराती थी। हमें लगा कि सीमा मुझसे बात करना चाहती है और एक दिन मैं जा करके सीमा को अपना मोबाइल नंबर दे दिया। और जब नंबर दे दिया, ये नीरज सहरावत पुलिस वालों से बताता है कि सीमा को अपना नंबर दे दिया। अब सीमा से बातचीत होने लगी, नीरज सहरावत और सीमा की। और बात करते करते एक दिन सभी लोग दिल्ली गए हुए थे अपने काम से और घर पे कोई नहीं था। दिल्ली ये लोग फसल बेचने चले जाते थे, नीरज, इसका भाई दीपक। तो घर पे सीमा रहती थी या फिर उसकी बहन, तो वो भी कॉलेज चली गई थी। तो उसकी मतलब सीमा ही घर पर अकेली थी। तभी नीरज सहरावत जो है बात करता है सीमा से और सीमा बोलती है कि मैं घर पे अकेली हूँ, दिन में अगर आना है तो आ जाओ। उसी समय जो नीरज सहरावत है अपनी 4 चक्का वाहन उठाता है और सीधा सीमा के घर पे आता है और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और दोनों में शारीरिक संबंध बनता है।
और जब एक दिन शारीरिक संबंध बनते हैं तो फिर ये छूटने के नाम ही नहीं लेते हैं। अब जब भी ये दोनों भाई दिल्ली चले जाते अपना फसल बेचने, तो नीरज सहरावत सीमा के घर पर आ जाता। जब वो बहन जो है रवि की वो कॉलेज चली जाती, तो सीमा घर पे अकेली होती और वो नीरज सहरावत आ जाता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। अब जो सीमा है अपने पति से कम बात करती, बल्कि नीरज सहरावत से ज्यादा बात करती थी। ऐसे धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है। अब रवि जो है जब फसल बेचता तो जो भी काम लगता अपने भाभी के पास फोन करता, तो उसका फोन अक्सर बिजी आता। अब उसे डाउट होने लगा था कि शायद कुछ है। लेकिन एक दिन जो रवि है, ये इसकी तबीयत खराब होती है, ये घर पे ही लेटा होता है, ये नहीं जाता है काम पे। तो उसका भाई दीपक अकेले चला जाता है, ये सो रहा होता है। उसी समय वो थोड़ा उठता है, देखता है कि उसकी भाभी नीरज सहरावत के साथ गलत काम कर रही है, यानी शारीरिक संबंध बना रही है। अब जब ये सब चीजें रवि देखता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। नीरज सहरावत तो चला जाता है, लेकिन ये अपनी भाभी से रवि बोलता है कि देखिए भाभी, ये सब चीजें गलत है, आप गलत कर रही हो, ऐसा मत करो। अगर ऐसा करोगी तो मैं अपने भाई दीपक से सब कुछ बता दूंगा। लेकिन जो सीमा है वो बिल्कुल भी ये सब बातें लगातार करती थी, उससे मिला करती थी, लेकिन रवि को चीजें पता होने लग गई थी। रवि बार बार मना किया करता था, लेकिन सीमा ये सब बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो नीरज सहरावत से ही बात किया करती थी। अब समय धीरे धीरे बीत रहा होता है, तो रवि की एक पुश्तैनी जमीन होती है। रवि उसे 18 लाख रुपए में बेचता है। बेचने के बाद हालांकि उसमें जो पैसा है रवि का ही नहीं बल्कि दीपक का, यानी दीपक की पत्नी जो सीमा है उसका भी होता है, यानी 9-9 लाख। लेकिन अब रवि सोचता है कि जो पैसे हैं अगर भाभी को दे दूंगा तो ये भाभी और पैसे नीरज सहरावत को दे देंगी, तो उसको क्यों दूं, मैं ही रखे रहूंगा, कोई काम कर लूंगा तो दोनों का हो जाएगा। लेकिन अब जो सीमा है वो पैसे मांग रही थी, बोल रही थी जो पैसे हैं 18 लाख, इसमें से 9 लाख मुझे दो। लेकिन रवि बिल्कुल भी स्पष्ट मना कर देता है, बोलता है कि देखो ये सब पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। जब मना कर देता है तो अब सीमा और जो रवि है इसमें अक्सर झगड़े हुआ करते थे। कुछ तो बातें वो थी कि ये गलत काम कर रही थी, इससे रवि गुस्सा था अपने भाभी के ऊपर। दूसरा नंबर की पैसे मांग रही थी सीमा, लेकिन रवि दे नहीं रहा था। अब सीमा जो है वो सोचती है कि आखिर ये पैसे लूं कैसे, क्योंकि पैसे 18 लाख वाली बात होती है। सीमा बोलती है कि अब तू 9 लाख नहीं बल्कि 18 लाख रुपए पूरा मुझे देगा। इसी तरीके से अब सीमा जो है प्लान बनाती है। अपने जो बॉयफ्रेंड है नीरज सहरावत, उससे बोलती है कि देखो मेरे देवर के पास 18 लाख रुपए हैं और वही तुम्हें हम दोनों को मिलने में रुकावट बनता है। मेरा पति तो साधारण है, वो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन यही ज्यादा बीच बीच में आता है और बोलता है कि नीरज से बात मत करो, इसको पता भी चल गया है। सीमा नीरज सहरावत से बोलती है और बोलती है कि देखो मेरे देवर को इस रास्ते से हटाना होगा, अगर रास्ते से हटा दूंगी तो 18 लाख रुपए भी मिल जाएंगे और मेरे बीच का जो कांटा है ये भी निकल जाएगा और बाद में हम दोनों साथ में रह सकते हैं। सीमा बोलती है नीरज सहरावत से कि पैसे मिल जाएंगे, दोनों साथ में रह सकते हैं, अपने पति को छोड़ दूंगी। अब जब नीरज सहरावत इस तरीके की बात सुनता है, मैंने शुरू में ही बताया कि हवस, एक तरफ हवस था नीरज सहरावत के लिए कि सीमा मिल जाएगी, दूसरी तरफ लालच, यानी पैसे का लालच भी नीरज सहरावत को लग जाता है। अब सोचता है कि 18 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब नीरज सहरावत सोचता है कि अकेले तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो उसका एक दोस्त होता है नीरज दहिया, उससे मिलता है और अपनी पूरी बात बताता है कि देखो यार मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसके देवर को रास्ते से हटाना है, वो मेरे में बीच में आता है और 18 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। तो नीरज दहिया बोलता है कि ठीक है, क्योंकि दोस्त होता है नीरज सहरावत का, तो प्लानिंग बनाता है और बोलता है कि देखो इसके लिए कुछ हथियार चाहिए। तो एक अनुभव नाम का व्यक्ति होता है, उससे ये लोग हथियार लेते हैं। उसके बाद अब सोचते हैं कि देखो इतना आसानी से तो कुछ होगा नहीं, तो ऐसा करो इन दोनों से, मतलब जो नीरज दहिया और नीरज सहरावत अब रवि से दोस्ती करना शुरू कर देते हैं। यानी ये लोग जब दिल्ली जाते थे रवि, तो ये लोग भी मिल जाते थे और दोनों बातचीत किया करते थे, होटलों में जाते खाते। यानी नीरज सहरावत और नीरज दहिया रवि से दोस्ती करने लग गए थे। रवि भी पुरानी बातें भुला करके दोस्ती कर लेता है। इधर नीरज सहरावत और नीरज दहिया बोलते हैं कि रवि चलो हरिद्वार चलते हैं घूमने।
मेरे पास 4 चक्का है, चलो घूमने चलते हैं। तो रवि भी बोल देता है कि ठीक है, क्योंकि न तो किराया देना है न कुछ, और हरिद्वार भी घूम लेंगे। आखिरकार रवि तैयार हो जाता है और एक दिन की प्लानिंग होती है, लगभग 5 तारीख को, 5 मार्च को। और जब प्लानिंग होती है तो ये लोग कार से निकल देते हैं, तीनों लोग। अब कार से निकलने के बाद ये सब चीजें सीमा जो थी पूरा प्लान बनाई थी, और कार से निकलते हैं। कार से निकलने के बाद बाकायदे जाते हैं हरिद्वार। हरिद्वार में दर्शन करते हैं। उसके बाद जब लौटते हैं तो सोचते हैं कि कोई ऐसा सुनसान जगह मिल जाए जहां पर हम लोग अपने जो काम है वारदात को इंजाम दे सके, यानी जो रवि है उसे इस रास्ते से हटाया जा सके। मतलब 4 मार्च को ही निकले थे, 4 मार्च 2024 को। अब प्लान खाली हो जाता है, कोई जगह ही नहीं मिलता है। धीरे धीरे हरिद्वार दर्शन करके निकलते हैं, वापस आते हैं यूपी में। उसके बाद मेरठ के सरगना थाने के अंतर्गत जाते हैं। एक नहर दिखती है, वहां पर सुनसान जगह था, कोई भी व्यक्ति नहीं थे, तो वहीं पर ले जाते हैं, उतरते हैं, कहते हैं थोड़ा बाथरूम कर लेते हैं, उतरो। उसके बाद जो ये नीरज दैया है, एक बंदूक लिया होता है और पीछे से गोली, 3 गोली सिर में मारता है, उसके बाद पैर से मार देता है, वो नहर में गिर जाता है। उसके बाद ये लोग अपना 4 चक्का वाहन उठाते हैं, सीधा घर चले आते हैं। नीरज सहरावत सीमा के पास फोन करता है, बोलता है कि तुम्हारा काम हो गया, पैसे दे देना मुझे, जो भी पैसे हैं, क्योंकि जिसकी पिस्टल लिया हूं उसे भी देना होगा पैसे। सीमा बोलती है कि टेंशन मत लो। आखिरकार पैसे देती भी है, 18 लाख रुपए ताला तोड़ करके निकाल लेती है जहां पे रवि रखा था, क्योंकि घर में ही रहते थे सभी। अब इधर धीरे धीरे टाइम और बीतता है। 5 तारीख को ये पूरा मामला हुआ था, 5 तारीख को नीरज दुनिया को छोड़कर गया था। अब इसकी मोबाइल नीरज दहिया ही लिया था, पासवर्ड वगैरह पता था, तो ये क्या करता, उसमें स्टेटस वगैरह लगाता रहता ताकि किसी को ये लगे ना कि नीरज अचानक से गायब हो गया, मतलब रवि अचानक से गायब हो गया है। नीरज उसमें स्टेटस लगाता रहता। धीरे 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 टाइम बीतने लगता है। इधर होली आ जाता है, जो बहन जिसकी शादी हुई थी होली पर आती है, तो ये देखती है कि स्टेटस तो लग रहा है लेकिन मेरा भाई घर पे है नहीं, तो सोचती है कि स्टेटस लग रहा है यानी कहीं पर होगा, वो भी ज्यादा सीरियस नहीं लेती है। लेकिन जब फोन स्विच ऑफ आने लगता है, फोन उठाता भी नहीं है, तमाम चीजें, तो उसे डाउट होने लगता है। अब जब डाउट होने लगता है तो अपनी भाभी से पूछती है, बार बार पूछती है, तो उसकी भाभी सीमा बोलती है कि आज से नहीं बल्कि 5 तारीख से ही गायब है। वो ऐसे ही बोल देती है, सोचती है किसको पता। लेकिन जब ये जिद करती है थाने चलने के लिए तो सीमा भी बेबस हो जाती है और थाने जाती है और एफआईआर दर्ज कराती है। आखिरकार पुलिस जब इधर नीरज सहरावत से पूरी बात सुनती है तो नीरज दहिया और अनुभव तीनों को गिरफ्तार करती है। इधर सीमा को, यानी चारों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और चारों लोग अपना जुर्म कबूलते हैं। लेकिन ये जो मामला है, सबसे बड़ी बात है कि 24 मई को इसका खुलासा हुआ था, यानी लगभग 72 से 75 दिन लग गए थे इस पूरे मामले के खुलासा होने में, क्योंकि शुरू में ये लोग मामला को छिपा लिए, कोई पता ही नहीं कर पाया, और फिर पुलिस भी थोड़ा ढील हुई, इसलिए इसका खुलासा होने में बहुत टाइम लग गया। अब ये बात हुई कि जो रवि है उसकी डेड बॉडी को क्या हुआ। तो जो वहां पे सरगना थाने की पुलिस थी, वो तो लोग वहां पर बताए, सरगना थाने की पुलिस उसको पा भी गई डेड बॉडी को और थाने ले गई। 72 घंटे में जब कुछ पता नहीं चला तो उसकी डेड बॉडी को वो लोग पोस्टमार्टम करने के बाद उसे जला दिए। यानी किसी को, वो लोग फोटो वगैरह ले लिए, उन्हें लगा कि लावारिस है, कोई पता ही नहीं, तो वो लोग जला दिए, वो भी सीरियस नहीं लिए। और जब ये लोग पूरा मामला बताए तो इधर की पुलिस, दिल्ली की पुलिस सरगना थाने गई, वहां पर पता की तो वो लोग फोटो दिखाए कि हाँ सही बात है, पूरा वेरीफाई हुआ। आखिरकार नीरज और सीमा दहिया, सीमा और नीरज दहिया और नीरज सहरावत और अनुभव, चारों को पुलिस गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दी है। पुलिस का मानना है कि इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल भेजा जाएगा, बिल्कुल भी बख्शे नहीं जाएंगे। बाकी इस पूरी कहानी में आप अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो विनोद रावत हैं जो कि यूएसए से रहने वाले हैं, यूएसए से। काली दीन पाल हैं जो कि महोबा उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। युवराज सिंह हैं, जौनपुर उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। मोहित पाल हैं, उन्नाव उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। और उमराव सिंह हैं जो कि दिल्ली से रहने वाले हैं। परवेज कुमार हैं जो कि द्वारका दिल्ली से रहने वाले हैं।
और नंदलाल पाल हैं जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। तो सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।